प्रिय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम बात करते हैं भारतीय कला का परिचय भाग 2, लेसन नंबर 7, आधुनिक भारतीय कला के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बंगाल शैली की शुरुआत किस कलाकार ने की थी? तो बंगाल शैली की शुरुआत अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल कला भवन स्थापित हुआ था। जो भारत का जो प्रथम स्कूल है कला भवन, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 कोलकाता में हुई थी। कला भवन किस विश्वविद्यालय का अंग था? कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का एक भाग था, जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। ज्यामितीय पहलुओं का उपयोग कर क्यूबिज्म की एक अनूठी शैली का आविष्कार किया था। ऐसे कौन से कलाकार हैं जिसने क्यूबिज्म शैली का आविष्कार किया था? तो वो थे गगनेंद्रनाथ टैगोर। गगनेंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम घनवादी कलाकार माने जाते हैं और जो यूरोपीय घनवाद घनवाद के कलाकार थे पिकासो और ब्राक, उनकी शैली से प्रभावित हुए थे गगनेंद्रनाथ टैगोर और फिर उन्हीं के अनुरूप क्या है, चित्र बनाने लगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी दृश्य दुनिया के निर्माण में प्रेरणा ली। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किससे प्रेरणा ली थी? भारतीय मुगल लघु चित्रों से, पहाड़ी शैली से और अजंता शैली से इनको प्रेरणा प्राप्त हुई। आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में चित्रकला सीखी थी, यानी जब ये लगभग 67 साल के हो गए थे, उस उम्र में उन्होंने चित्रकला की शुरुआत की थी। विनोद विहारी मुखर्जी और रामकिंकर बेंज किसके शिष्य थे? तो विनोद विहारी मुखर्जी और रामकिंकर बेंज ये नंदलाल बोस के शिष्य थे। संथाल जनजाति के चित्र बनाए थे। संथाल जनजाति के चित्र बनाए थे रामकिंकर बेंज, क्योंकि जो रामकिंकर बेंज है वो शांति निकेतन में नंदलाल बोस के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और शांति निकेतन के जो आसपास का क्षेत्र था वहाँ पर संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती थी। तो रामकिंकर बेंज वहाँ पर जाते हैं और आम नागरिकों के वहाँ पर चित्र और मूर्तियाँ का निर्माण करते हैं। शांति निकेतन में हिंदी भवन की दीवारों पर मध्यकालीन संतों नामक एक भित्ति चित्र किस चित्रकार ने बनाया? जो शांति निकेतन में जो हिंदी भवन बना हुआ है, उस हिंदी भवन की दीवार पर एक चित्र बनाया गया है मध्यकालीन संत। इस चित्र का निर्माण किया था विनोद विहारी मुखर्जी ने। भारत के किस कलाकार ने ग्रामीण बंगाल की लोककला तथा पिकासो और पॉल क्ली जैसे यूरोपीय आचार्यों की आधुनिक चित्रकारी में समानता देखी? वो थे जेमिनी रॉय। यानी जेमिनी रॉय ने जो बंगाल शैली की लोक कला है उसमें और पिकासो और पॉल क्ली की कला में क्या देखी? समानता देखी, यानी एक जैसी। 1930 के दशक में आदि हंगेरियन तथा आदि भारतीय महिला कलाकार कौन थी? तो 1930 के दशक में आदि हंगेरियन और आदि भारतीय का मतलब है कि उसके कलाकार के माता या पिता दोनों में से एक तो अंग्रेज था और एक भारतीय था, उसे क्या कहते हैं? आदि हंगेरियन और आदि भारतीय। तो वो थी अमृता शेरगिल। 1943 ईस्वी में जिसके नेतृत्व में कलकत्ता समूह का गठन किया गया था वे थे। तो कलकत्ता समूह का गठन कब किया गया था? वो किया गया था 1943 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा कलकत्ता समूह का गठन किया गया था। क्वेश्चन आ जाए कि कलकत्ता समूह के अन्य कलाकारों के नाम लिखिए, तो निरोज मजूमदार, प्रीतोष सेन, गोपाल घोष, ये बाकी सभी अन्य इस ग्रुप के सदस्य थे। भूखा बंगाल नामक रेखा चित्र को किस चित्रकार ने बनाया था? तो भूखा बंगाल जो ये रेखा चित्र है ये चित्त प्रसाद कलाकार ने बनाया था। जब बंगाल अकाल से भूखमरी से पीड़ित था तो उसकी समस्याओं को कलाकार ने दिखाने के लिए ये चित्त प्रसाद ने भूखा बंगाल नामक चित्र की रचना की थी। मुंबई में द प्रोग्रेसिव नामक कलाकारों को समूह है किस सन में गठन किया गया था? तो बम्बई में द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का गठन किया गया था 1946 ईस्वी में। मुंबई
प्रोग्रेसिव ग्रुप के जिस कलाकार ने न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक स्रोतों से चित्र बनाए, बल्कि लघु चित्रों की शैली, ग्रामीण शिल्प और खिलौनों पर भी चित्रांकित किए, वे कौन थे? वे थे एम एफ हुसैन। जो एम एफ हुसैन है, ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के कला ग्रुप के कलाकार थे। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र बनाए, साथ ही धार्मिक स्रोतों से संबंधित चित्र बनाए, और साथ ही भारतीय लघु शैली और जो ग्रामीण शिल्प है और उन खिलौनों से संबंधित क्या किए, चित्र बनाए। दक्षिणी भारत में चोल मंडल की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिणी भारत में एक कला ग्रुप है जिसका नाम है चोल मंडल, और इस चोल मंडल कला ग्रुप की स्थापना की थी केसीएस पनिकर ने। भारत में अमूर्त नवतांत्रिक कला शैली के विकास में योगदान दिया। भारत की जो अमूर्त नवतांत्रिक लोक शैली कला शैली है, उसके विकास में बिरंडे, जी आर संतोष, के सी एस पन्नेकर, इन सभी कलाकारों ने विकास में योगदान दिया। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। स्वामीनाथन के नेतृत्व में जिस कला ग्रुप का गठन किया गया उसका नाम था? जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में ग्रुप 1890 का गठन किया गया था। आधुनिक भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला की विषय वस्तु काफी हद तक ली गई है। जो आधुनिक भारत में जो चित्रकला और मूर्तियां कला बनाई जाती थी, उनके विषय वस्तु लगभग क्या थे? ग्रामीण विषय थे, यानी ग्रामीण भारत से संबंधित क्या थे? विषय थे। नगर बेचने के लिए चित्र के चित्रकार थे। नगर बेचने के लिए इस चित्र के चित्रकार थे जी एम शेख, यानी गुलाम मोहम्मद शेख। अंग्रेजों द्वारा ललित कलाओं को किस रूप में समझा जाता था? जो अंग्रेज थे, उनके द्वारा जो हमारी भारतीय कला थी, उस भारतीय कला को यूरोपीय कला के रूप में समझा जाता था। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी वार्षिक परीक्षा में कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। 1960 तथा 1970 के दशक में चाहे चित्र बनाना हो, छापना हो या मूर्तिकला हो, अमूर्तता कलाकारों को व्यापक रूप से पसंद थी। तो आंसर होगा अमूर्तता। यहाँ पे अमूर्तता फिल कर लेना। 1970 के दशक के अंत तक भारतीय कला जगत में अंतर्राष्ट्रीयवाद और स्वदेशी कला के बीच तनाव तीव्र हो गया था। तो 1970 के आसपास जो भारतीय कला में अंतर्राष्ट्रीयवाद को लेकर और स्वदेशी कला को लेकर बीच में क्या हो गया था? तनाव हो गया था। जी आर संतोष ने नर और मादा के ब्रह्मांडीय मिलन की एक दृश्य भावना उत्पन्न की, जो हमें तांत्रिक दर्शन शास्त्र में पुरुष और प्रकृति की याद दिलाते हैं। तो यहाँ पर तांत्रिक दर्शन शास्त्र। राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े राष्ट्रवाद ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। जी एम शेख के शिक्षक तथा बड़ौदा आर्ट स्कूल के सदस्य और संस्थापक थे। कौन थे वो? के जी सुब्रमण्यम गुलाम मोहम्मद शेख के शिक्षक भी थे और बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक सदस्य भी रहे। आगे है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कला के बंगाल स्कूल की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? जो बंगाल स्कूल की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर और ई वी हवेल के द्वारा बंगाल स्कूल की स्थापना की गई थी। भारत में राष्ट्रवादी कला का उदय किसके विरुद्ध था? जो भारत में जो राष्ट्रवादी कला का उदय हुआ था, यह बंगाल शैली का जो उदय हुआ था, तो औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों के विरुद्ध हुआ था, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध या फिर कंपनी शैली के विरुद्ध राष्ट्रवादी कला का उदय हुआ था। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपनी कला शैली को एक अनूठी शैली बनाने के लिए किस भाषा को काम में लिया था? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने चित्रों को अलग प्रकार से दिखाने के लिए उसने क्यूबिज्म की भाषा को अपनाया था, यानी घनवादी भाषा का उपयोग किया था।
ज्यामितीय शैली का उपयोग कर क्यूबिज्म चित्र शैली का आविष्कार किसने किया था? तो ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग कर क्यूबिस्ट चित्र शैली का आविष्कार पाब्लो पिकासो ने किया था घनवाद में। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने दृश्य चित्रों में प्रमुख रूप से किन किन रंगों का प्रयोग किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव में यानी 67 साल की उम्र में चित्रकला सीखी थी, उन्होंने अपने चित्रों में काला, पीला, गेरुआ, लाल और भूरे रंगों का प्रयोग किया था। गगनेंद्र नाथ टैगोर के किसी एक चित्र का नाम लिखिए। एक क्यूबिस्ट सिटी, जो कि घनवादी शैली के आधार पर यह गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इस चित्र का निर्माण किया गया है। नंदलाल बोस को प्रशिक्षण किसने दिया था? तो नंदलाल बोस ने अवनींद्रनाथ ठाकुर से प्रशिक्षण प्राप्त किया था, यानी नंदलाल बोस के गुरु कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर नंदलाल बसु के गुरु थे। शांति निकेतन के बाहरी इलाके में किस जनजाति की एक बड़ी आबादी रहती थी? तो शांति निकेतन के आसपास के क्षेत्र पर एक संथाल जनजाति निवास करती थी। राम कीकर बेंच के किसी एक मूर्ति या चित्र का नाम बताइए। संथाल फैमिली, ये संथाल जनजाति से संबंधित राम कीकर बेंच के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। शांति भवन में हिंदी भवन की दीवारों पर मध्यकालीन संत नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो विनोद विहारी मुखर्जी ने इस चित्र का निर्माण किया था। मजदूर वर्ग के श्रम के जश्न मनाने के रूप में एक शैक्षिक यथार्थवाद का प्रयोग किस चित्रकार ने किया, किस चित्र में किया? तो यह चित्र डीपी राय चौधरी ने श्रम की जीत नामक चित्र में इस शैक्षिक यथार्थवाद शैली का प्रयोग किया था। अमृता शेरगिल ने कला का प्रशिक्षण कहाँ से लिया था? तो अमृता शेरगिल ने कला का प्रशिक्षण पेरिस से लिया था। भारत को अपना आधार बनाने के बाद अमृता शेरगिल ने क्या कार्य किया? भारत को आधार बनाने के बाद अमृता शेरगिल ने भारतीय विषय तथा कल्पनाओं की कला का विकास किया, यानी भारतीय कला और कल्पनाओं के आधार पर इन्होंने चित्रों का निर्माण किया। अमृता शेरगिल के एक चित्र का नाम बताओ। हल्दी ग्राइंडर, ये अमृता शेरगिल का एक चित्र है। कलाकारों के कलकत्ता समूह का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया? कलकत्ता समूह का गठन 1943 में प्रदोष दास गुप्ता के नेतृत्व में कलकत्ता समूह का गठन किया गया। चित्तोप्रसाद की किसी एक कृति का नाम लिखिए। तो भूखा बंगाल, जो कि चित्तप्रसाद के द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई है। बम्बई में कलाकारों का प्रोग्रेसिव समूह कब और किसके नेतृत्व में गठित किया गया? तो बम्बई में द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का गठन 1946 में फ्रांसिस न्यूटन सुजा के द्वारा इस ग्रुप का गठन किया गया है। एम.एफ. हुसैन की किन्हीं दो चित्रों के नाम लिखिए। एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाए गए दो चित्र किसान का परिवार और मदर टेरेसा, ये दोनों एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाए गए हैं। दक्षिणी भारत में कौन सा कलाकार अमूर्तता में अग्रणीय था? तो दक्षिणी भारत का अमूर्तता में अग्रणीय के.सी.एस. पनिकर कलाकार था। किसी ऐसे मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने अमूर्तता और अलंकारिता के बीच संतुलित स्थापित किया। वो थे अमरनाथ सहगल। मृणालिनी मुखर्जी की कला का झुकाव किस ओर अधिक रहा? तो मृणालिनी मुखर्जी का कला में जो झुकाव रहा वो अमूर्तता की ओर सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी वनश्री। मृणालिनी मुखर्जी के किसी एक चित्र का नाम लिखिए। तो ये है वनश्री, थोड़ा नाम में मिस्टेक है, वन और श्री, वनश्री। 1970 के दशक के बाद कुछ कलाकार कला में किसके उपयोग की तरफ बढ़े? तो 1970 के बाद जो कलाकार हैं वो जो चित्र बनाते थे आकृतियों और कहानियों के उपयोग के आधार पर एक श्रृंखला के रूप में चित्रों का निर्माण करते थे। अपने चित्रों में कहानी कहने की शुरुआत कहाँ के कलाकारों ने की थी? तो अपने चित्रों के माध्यम से कहानी कहने की शुरुआत बड़ौदा के कलाकारों ने की थी, यानी जो बड़ौदा के जो कलाकार जो चित्र बनाते थे उनके चित्रों को देखने से हमें कहानी के जो भाव वो पूरी कहानी समझ में आती थी। इस प्रकार के वो कलाकार चित्र बनाते थे। अपने चित्रों में कहानी कहने की विद्या का उपयोग करने वाले बड़ौदा के किन्हीं दो कलाकारों का नाम लिखिए।
के जी सुब्रमण्यम और गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख के किसी एक चित्र का नाम बताइए। तो जी एम शेख के द्वारा बनाया गया एक चित्र है नगर बेचने के लिए, यह गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा बनाया गया चित्र है। तीन पौराणिक देवियां, यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? के जी सुब्रमण्यम के द्वारा इस चित्र का निर्माण किया गया है। 1990 के दशक में कलाकारों का ध्यान किस नए माध्यम ने खींचा? तो 1990 के दशक में कलाकारों का ध्यान है जो वीडियो आर्ट यानी वीडियो कला की ओर सबसे ज्यादा गया। नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने वाले किन्हीं दो कलाकारों का नाम बताओ। तो नलिनी मलानी और विवान सुंदरम ने। फोटोग्राफी से कलाकारों ने कला की कौन सी नई तकनीकी विकसित की थी? तो फोटोग्राफी से कलाकारों ने एक नई तकनीकी का विकास किया, फोटो रियलिज्म। फोटो रियलिज्म तकनीकी के उपयोग का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो फोटो रियलिज्म का एक उदाहरण है अतुल डोडिया ने एक पेंटिंग बनाई थी बापू, जो कि रेने ब्लॉक गैलरी न्यूयॉर्क में यह सुरक्षित है। लघुत्रात्मक पर्सन। 19वीं सदी के मध्य और अंत तक भारत के प्रमुख शहरों में कला विद्यालय क्यों स्थापित किए गए थे? 19वीं सदी में भारत में कला विद्यालय स्थापित किए गए क्योंकि अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारतीयों में ललित चित्रों को बनाने व उनकी समीक्षा हेतु प्रशिक्षण की कमी है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में कलाकारों के पास प्रशिक्षण की कमी है, इसलिए अंग्रेजों ने भारत में ललित कला विद्यालयों की स्थापना की। तो भारत में लाहौर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आदि जगहों पर कला विद्यालयों को स्थापित किया। भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल की स्थापना कब, कहाँ और किसकी प्रेरणा से की गई? तो भारत में प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल की स्थापना, कला भवन की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी और शांति निकेतन में नवस्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय के एक भाग के रूप में की गई, जिसकी प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर से मिली। क्यूबिस्ट शैली का आविष्कार किसने और किस प्रकार किया? तो प्रसिद्ध कलाकार पाब्लो पिकासो ने ज्यामितीय पहलुओं का उपयोग कर क्यूबिस्ट चित्रकला शैली का आविष्कार किया था। अमृता शेरगिल कौन थी? अमृता शेरगिल का जन्म 1943 में और मृत्यु 1941 में। आदि हंगेरियन और आदि भारतीय एक अद्वितीय महिला कलाकार थी जिन्होंने 1930 के दशक में आधुनिक भारतीय कला के लिए अत्यधिक योगदान दिया था। कलाकारों के कलकत्ता समूह का गठन किन किन कलाकारों ने मिलकर किया था? तो कलकत्ता समूह का गठन 1943 में प्रदोष दास गुप्ता के नेतृत्व में निरोध मजूमदार, प्रीतोष सेन, गोपाल घोष और रथिन मोइत्रा, इन सभी कलाकारों ने मिलकर कलकत्ता समूह का गठन किया था। कलकत्ता समूह किस प्रकार की कला में विश्वास करता था? यह समूह कला में विश्वास करता था जो सार्वभौमिक थी तथा पुराने मूल्यों से मुक्त थी। वे चाहते थे कि उनकी पेंटिंग और मूर्तियां उनके समय को दर्शाए, ना कि जो पारंपरिक कला है उसको दर्शाए। कई युवा कलाकार मार्क्सवाद की ओर आकर्षित क्यों हुए? तो कई कलाकार हैं वो मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए क्योंकि मार्क्सवाद पश्चिमी यूरोप में 19वीं शताब्दी के मध्य एक समाजवादी विचारक थे। वो समाज में व्याप्त वर्गों में अंतर के बारे में बताता था, जिससे कलाकार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और अपने आसपास की घोर गरीबी तथा गांव व शहरों में लोगों की दुर्दशा को देखकर कई युवा कलाकार मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। भारत के मार्क्सवाद से प्रभावित दो राजनीतिक कलाकार कौन कौन से थे और उन्होंने किस ओर ध्यान दिया? भारत के मार्क्सवाद से प्रभावित दो राजनीतिक कलाकार चित्त प्रसाद और सोमनाथ और ने यह देखा कि चीज़ों को छापने से सामाजिक चिंताओं को व्यक्त किया जा सकता है। लोगों के सामने छापने से कलाकृतियों की संख्या बढ़ेगी जो अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी। चित्त प्रसाद ने गरीबी
गरीबों की दयनीय स्थिति को कैसे दर्शाया? तो चित्त प्रसाद ने लोगों की जो दयनीय स्थिति को दर्शाने जो तकनीकी अपनाई, नक्काशी, लिनोकट और लिथोग्राफी ने गरीबों की दयनीय स्थिति को दर्शाया। उनके रेखा चित्र भूखा बंगाल नाम से पेम्पलेट्स के रूप में प्रकाशित हुआ। ये एक ग्राफिक की तकनीकी होती है, जैसे नक्काशी, लिनोकट, लिथोग्राफी। तो चित्त प्रसाद ने अपने को चित्रों को बनाने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया था। कलाकारों के द प्रोग्रेसिव ग्रुप का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रोग्रेसिव समूह का गठन 1946 में मुंबई में द प्रोग्रेसिव ग्रुप नामक कलाकारों का एक समूह गठन किया गया, जिसके मुखर नेता थे फ्रांसीसी न्यूटन सूजा। यानी द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का गठन फ्रांसीसी न्यूटन सूजा के नेतृत्व में किया गया। सूजा के अतिरिक्त मुंबई प्रोग्रेसिव ग्रुप के अन्य सदस्य हैं M.F. हुसैन, K.H. आरा, S.A. बांकरे, H.A. गड़े तथा S.H. रजा। ये सभी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के क्या कलाकार हैं। M.F. हुसैन ने किन स्रोतों से चित्र बनाए? M.F. हुसैन ने न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक स्रोतों से चित्र बनाए, बल्कि लघु चित्रों की शैली से ग्रामीण शिल्प और खिलौनों से भी संबंधित क्या इसने चित्र बनाए। कौन कौन से प्रमुख कलाकार अमूर्तता और अलंकारिता के मध्य चलते रहे? तो जो अमूर्तता और अलंकारिता के मध्य चलते रहे उनमें के हेबर, एस चावड़ा, अकबर पदमसी, तेग मेहता, कृष्ण खन्ना जैसे कलाकार हैं। वो अमूर्त कला और अलंकारिता के बीच में चलते रहे। दक्षिणी भारत में कौन से कलाकार अमूर्तता में अग्रणी थे? तो दक्षिणी भारत में केसीएस पनिकर, जिन्होंने मद्रास के पास एक कलाकार गांव यानी चोल मंडल की स्थापना की, वो अमूर्त कला में अग्रणी थे। 1960 के दशक में कौन कौन से कलाकारों ने अपनी कला में भारतीय पहचान स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की? तो 1960 के दशक में दिल्ली में बिरंडे, जी.आर. संतोष तथा मद्रास के के.सी.एस. पनिकर ने अपनी कला में भारतीय पहचान स्थापित करने की आवश्यकता को महसूस किया। भारत में आधुनिक भारतीय कला कब आई? आधुनिकतावाद एक कला आंदोलन के रूप में भारत में तब आया जब अंग्रेजों के अधीन था, क्योंकि यहाँ गगनेंद्र नाथ, अमृता शेरगिल तथा जेमिनी रॉय को 1930 में ही आधुनिक माना जाने लगा था। पारंपरिक कला ने कब अपना अर्थ खो दिया था? औद्योगिक क्रांति के बाद प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विकास से जो सामने आया, उससे उस पारंपरिक कला ने अपना अर्थ खो दिया, जिसके द्वारा चर्चों और महलों को सजाया जाता था। कि उस पारंपरिक कला ने अपना अर्थ खो दिया, जिसके द्वारा भारत में जो चर्च और जो महलों को सजाया जाता था औद्योगिक क्रांति आने के बाद। तो आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट डे। थैंक यू।